हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी टू मोर रिटर्न्स। एक है एनुअल रिटर्न और एक है फाइनल रिटर्न। फिर रिटर्न खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल है दोनों। एनुअल रिटर्न क्या है देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट, फिर से ब्रैकेट लगा दो, अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 51 और 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ब्रैकेट कंप्लीट। इन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। कौन? आईएसडी या टीडीएस टीसीएस या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है कुछ वक्त के लिए कोई स्टेट में जाके थोड़ा सा सामान बेच के आता है, या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोगों को एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी सब लोगों को है। फारूक हक को भरना पड़ेगा, यानी फारूक हक क्लासेस को। shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed, rules में देखेंगे, on or before the 31st day of December following the end of the financial year। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है? 31 दिसंबर। मार्च में एनुअल ईयर कंप्लीट होता है, उसके बाद 31 दिसंबर, यानी 9 मंथ्स आपको मिलते हैं टू फाइल द एनुअल रिटर्न, April to December। Then every registered person who is required to get his accounts audited, ये भी चैप्टर हम पढ़ने वाले आगे, audited, ऑडिट का, in accordance with the provisions of section 35(5) shall furnish electronically the annual return under subsection 1 along with the copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement and such other particulars as may be prescribed। यानी ऑडिट में और जो यहाँ रिटर्न उन्होंने फाइल किया इसमें अगर कोई डिफरेंस है तो उसका रिकंसिलिएशन भी शो करने का है। सिंपल है। और उसमें रूल 80 आता है, देखो, जो फॉर्म नंबर वगैरह प्रिस्क्राइब करता है, तो उसमें लिखा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है इन फॉर्म GSTR 9। एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर रहेगा GSTR 9 थ्रू कॉमन पोर्टल डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर, provided that a person paying tax under section 10 in a composition scheme shall furnish the annual return under 9A। and every electronic commerce operator जो है required to collect tax at source under 52 shall furnish annual return, annual statement उनके लिए in form 9B। and every registered person whose aggregate turnover during a financial year exceeds 2 crore rupees shall get his accounts audited as specified under subsection 5 of 35, and he shall furnish a copy of the audited annual accounts and the reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C, जो अपन अभी सबसेक्शन 2 में देखा, इलेक्ट्रॉनिकली। तो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा और उनको ऑडिट स्टेटमेंट भी अटैच करने का है। वेरी सिंपल पॉइंट्स। फिर फाइनल रिटर्न के बारे में बोला है। फाइनल रिटर्न यानी अगर आप बिजनेस बंद कर दोगे तो आपको एक फाइनल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, आखिरी, क्या बोलते हैं ना उसको, क्रियाक्रम। ओके, लेट्स सी। Every registered person who is required to furnish a return under 39 and whose registration has been cancelled, देखो आपने बिजनेस बंद कर दिया तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया, shall furnish a final return within 3 months of the date of cancellation or the date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed। वो भी सिंपल है। और नीचे उसका फॉर्म नंबर दिया है GSTR 10 थ्रू कॉमन पोर्टल। वेरी सिंपल पॉइंट्स। फिर उसके बाद सेक्शन 46 एक है नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स, जो लोग रिटर्न नहीं भरेंगे उनको नोटिस दिया जाएगा, तो वो भी एक है, बहुत ही सिंपल है। अ नोटिस shall be issued requiring him to furnish such return within 15 days in such form and manner as may be prescribed। ये नॉर्मल 39 वाला भी या फिर 44।
और ये नोटिस जो है वो फॉर्म GSTR 3A में इशू होता है। वेरी सिंपल पॉइंट्स। फिर उसके बाद सेक्शन 47 है लेवी ऑफ लेट फी। Any registered person who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under 37 or 38 in a GSTR 1, GSTR 2 or returns required under 39, इतने सारे जो रिटर्न्स देखे अपन ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नंबर के रिटर्न्स है, और 45 by the due date shall pay a late fee of 100 rupees for every day during which such failure continues. ओके 100 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज। तो नॉर्मल GSTR 1, 2, फिर नॉर्मल रिटर्न जो है अपना GSTR 3 या 3B या अलग अलग केसेस में 4, 4A वगैरह, तो ये सब लेट करे आपने तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज। मगर उसमें वेवर भी है, तो वेवर के लिए भी दिया है कि GSTR 3B जो है उसमें नोटिफिकेशन नंबर अलग अलग है। अब ये आप याद रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो ना रखो। अदरवाइज 3B 4, 1, 5, 6 ये सब में वेवर है। वेवर क्या है कि मैक्सिमम 25 रुपए लगेगा, तो 100 रुपए की जगह 25 कर दिया है। 25 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। मैक्सिमम वही रहेगा 5000, लेकिन पर डे जो 100 रुपए है उसको कम करके 25 किया है। और मैक्सिमम फी विच CGST पेएबल इज निल, अगर टैक्सेबल यानी टैक्स अगर निल है तो फिर 10 रुपए हो जाएगा, यानी टैक्स पेएबल है तो 25 रुपए, और अगर CGST निल है ये पीरियड का तो फिर 10 रुपए लगेगा। लेकिन सिर्फ जो लास्ट है GSTR 6 उसमें ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें 25 रुपए लगेगा। और 2 में लिखा है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर 44 दैट इज एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट शैल बी लायबल टू पे लेट फी ऑफ 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, subject to maximum of an amount of 0.25% of his turnover in the state or union territory। तो एनुअल रिटर्न के लिए भी सेम है 100 रुपए पर डे एंड मैक्सिमम इज 0.25%। ऐसा है। और फिर उसका एनालिसिस दिया है, तो एनालिसिस में जो पहले दिया है वो फुल दिया है 100 रुपए के हिसाब से, बट देन सब्जेक्ट टू दैट 25 रुपीज अभी जो वेवर है। कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो कोई खास काम का नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत बार देख चुके हैं अपन, टोटल टर्नओवर लेस जिसके अंदर अपने को रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है वो अपने टर्नओवर में नहीं आता। फिर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी यानी टैक्सेस जो है वो सब एक्सक्लूड करना पड़ता है। Then comes section 48, that is goods and service tax practitioners. Goods and service tax practitioners are people who are appointed by the ministry, not ministry, approved by the CBIC for the purpose of helping the people in filing returns and all other procedures. Okay, so let's see. Very simple section and the rule which defines who is a practitioner, who can become a practitioner, and what are the services that he can provide. So a small theory question can come on this. So firstly, section says that the manner of approval of goods and service tax practitioners, their eligibility condition means what kind of qualification they must hold and what kind of exam they should pass. Then duties and obligations, manner of removal, if he is not performing in the correct way, then how the CBIC can remove him, and other conditions relevant for their functioning shall be such as may be prescribed. So all these things will be prescribed in the rules. Then a registered person may authorize, registered person means you and me, the GST payers, may authorize an approved goods and service tax practitioner to furnish the details of outward supply under section 37, the return under section 37, the outward supplies,
Then details of inward supplies under section 38, return under section 39 or 44 or 45, and to perform such other functions in such manner as may be prescribed. So from time to time more things can be done by the GST practitioners as may be prescribed. More powers can be granted to him. And notwithstanding anything contained in subsection 2, the responsibility for correctness of any particulars furnished in the return or other details filed by the practitioners shall continue to rest with the registered person on whose behalf such returns and details are furnished. So the responsibility for correctness shall fall on the registered person. Means the GST practitioner will not be held responsible for any mistake in the particulars. Okay, so good for GST practitioners, they are not held liable for mistakes. और फिर देखो उसमें रूल्स है उसके, तो रूल 83 सबसे पहले कि प्रैक्टिशनर कौन हो सकता है, हु कैन बिकम अ प्रैक्टिशनर, आप बन सकते हैं क्या? यस। तो कैसे? देखो, an application in form PCT1 may be made electronically through common portal either directly or through a facilitation center for enrollment as GST practitioner by any person who, number 1, is a citizen of India, आप लोग है, person of sound mind, are you? I believe so, तो वो भी satisfied, is not adjudicated as insolvent, I hope so, okay, you are satisfying this condition also, has not been convicted by a competent court, competent court आपको कोई conviction नहीं हुआ है, कोई जेल में नहीं गए आप, तो I hope so कि वो भी नहीं गए, and satisfies any of the following conditions, namely that he is a retired, अब देखो यहाँ पे आप फिट होते हो क्या, देखो, he is a retired officer of the commercial tax department of state government or of the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Government of India, who during his service under the government had worked in a post not lower than the rank of Group B gazetted officer for a period of not less than 2 years. मर गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे क्या आप? नहीं, तो ये तो गया. लेट्स सी बी. That he has enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the existing laws and not less than 5 years. आप हो क्या टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, ये इनकम टैक्स में आता है, आप हो क्या रजिस्टर्ड वहां? नहीं. अच्छा, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो क्या आप? सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड हो क्या एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर 5 साल के लिए? नहीं, मर गए, तो ये भी कंडीशन डिससैटिस्फाइड. चलो ठीक है, सी देखते हैं, शायद आप इसमें आ जाओ. He has passed a graduate BCom or postgraduate like MCom degree or its equivalent examination having a degree in commerce, law, LLB, banking, including higher auditing or business administration or business management from any Indian university established by law for the time in force. So I hope you are a graduate, postgraduate. If so, then you can apply. If not, if you are undergraduate, then you cannot apply right now. Then a degree examination of any foreign university recognized by any Indian university as equivalent to a degree examination mentioned in clause 1. अगर ऐसी कोई है तो वो भी कर सकते हैं. Or any other examination notified by the government on recommendation of the council for this purpose. तो इसके लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च करने वाला है गवर्नमेंट, जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स, और वो एग्जाम फिर आप पास कर लोगे तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हो. और हैज पास्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस. कौन से? फाइनल एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी यू आर अ सीए, और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. फाइनल एग्जाम, हाँ, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल पास होना पड़ेगा. Then, on receipt of the application under 1, the officer authorized in this behalf shall, after making such inquiry as he considers necessary, either enroll the applicant as a goods and services practitioner and issue a certificate in form PCT2, or reject
his application where it is found that the applicant is not qualified to be enrolled. फिर 3 कहता है कि the enrollment made under 2 shall be valid until it is cancelled. जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक वैलिड है. Provided that no person enrolled as goods and services tax practitioner shall be eligible to remain enrolled unless he passes such examination conducted at such periods and by such authority as may be notified by the commissioner on recommendation of the council. तो इसके अंदर एक एग्जामिनिंग अथॉरिटी भी बनेगी और वो एग्जाम्स कंडक्ट करेंगी और जो लोग एग्जाम पास होंगे वही जाकर प्रैक्टिशनर बन सकते हैं. ओके. Provided further that no person to whom the provisions of clause B of 1 apply shall be eligible to remain enrolled unless he passes this said examination within a period of 18 months from the appointed date. तो 1B में जो मेंशन है यानी कौन, ये वाले लोग देखो, that he has enrolled as sales tax practitioner. तो sales tax practitioner जो पुराने थे और tax return preparers, तो वो जो थे पुराने लॉ के हिसाब से उनको भी ये एग्जाम 18 महीने के अंदर पास करना है. नया वाला एग्जाम उनको भी 18 महीने में पास करना है और फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं. और अगर वो पास नहीं करेंगे 18 महीने में तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. दे कैन नॉट एक्ट एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर अंडर जीएसटी. That if any practitioner is found guilty of misconduct in connection with proceeding under the act, आप लोगों के गलत रिटर्न फाइल करोगे, झूठ बोलोगे, तो फिर आपका कैंसिलेशन हो जाएगा. The authorized officer may, after giving him notice to show cause in PCT 3 for such misconduct and after giving him an opportunity of being heard by order in PCT 4, direct that he shall henceforth be disqualified under section 48 to function as a practitioner. Then any person against whom the order is passed under 4 may within 30 days के अंदर आप अपील कर सकते हो to the commissioner against such order. And the registered person may at his option authorize a goods and services practitioner on the common portal in form PCT 5 or at any time withdraw such authorization in PCT 5, and the goods and services practitioner so authorized shall be allowed to undertake such task as indicated in the said authorization during the period of authorization. बहुत सिंपल है. अथॉरिटी लेटर रहता ही है, किस किस काम के लिए आप उसको ऑथोराइज कर रहे हो वो उसमें मेंशन कर दो. Then where the statement required to be furnished by a registered person has been furnished by the GST practitioner authorized by him, a confirmation shall be sought from the registered person. जैसे ही प्रैक्टिशनर जो है वो उसकी डिटेल डालेगा तो आपको एक SMS आएगा, आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा ओवर ईमेल और SMS. कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि yes you have appointed him as your practitioner. बहुत सिंपल है. Then provided that where the registered person fails to respond to the request for confirmation till the last day of furnishing of such statement, it shall be deemed that he has confirmed the statement furnished by the practitioner. यानी अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक कंफर्मेशन हो जाएगा. Then the most important sub rule 8, mark it as very important because a direct question can come on this point, that what are the activities that can be undertaken by a GST practitioner. Okay, so a lot of points are given here. Let's see one by one. A goods and services tax practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of the registered person, if so authorized by him, of course. Number 1, furnish details of outward and inward supplies, that is section 37 and 38. Then furnish monthly, quarterly, annual or final returns 39, 42, 43, etc. All the types of returns that were there. Then make deposit for credit into electronic cash ledger. He can deposit cash also on behalf of the authorized person into his electronic cash ledger. Cash means it can be paid by check also. Then file claim for refund. Refund claim can be filed by him on behalf of the registered person. Then file an application for amendment or cancellation of registration also. He can file application for amendment as well as cancellation. Then furnish information for generation of e-way bill.
Then furnish details of challan in form ITC4. File an application for amendment or cancellation of enrollment under section 58 and file an intimation to pay tax under the composition scheme, or withdraw from this said scheme. So all these things can be done by GST practitioner. Very important question can come here, 4 marks question, that what are the activities that he can perform. So you have to just mention here. Then provided that where an application relating to claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration, or where the intimation to pay tax under composition scheme or withdrawal from the composition scheme has been submitted by the practitioner authorized by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person and the application submitted by the practitioner shall be made available to the registered person on the common portal, and such application shall not be further proceeded with until the registered person gives his consent to the same. So even though the practitioner might submit these documents, but they will come for approval with the authorized person on his common portal, and only when he authorizes it, it will be finally taken into consideration, right? Simple. Any registered person opting to furnish his return through a goods and services tax practitioner shall give his consent in PCT 5 to any goods and services tax practitioner to prepare and furnish the return. फिर से consent आ गया, हर चीज के लिए consent लगेगा. And before confirming submission of any statement prepared by the practitioner, ensure that the facts mentioned in the return are true and correct. तो ये registered person की जिम्मेदारी है देखना कि उसने जो भरा है वो करेक्ट है कि नहीं. बाद में मत बोलना कि प्रैक्टिशनर ने गलत भर दिया. This is a point. We shall apply due diligence. Next point में लिखा है shall prepare statements with due diligence and affix his digital signature. उसको साइन करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर से. तो ऐसा है उसमें. और लास्ट में लिखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रैक्टिशनर एनरोल्ड इन एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज एनरोल्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 8. और 84 में वही लिखा है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अटेंड बिफोर एनी अथॉरिटी एज अ प्रैक्टिशनर in connection with any proceeding under the act on behalf of any registered or unregistered person unless he has been enrolled under 83. enrollment के बिना आप खड़े नहीं हो सकते as a practitioner. और authorization लेके आओ, दूसरे पॉइंट में वही लिखा है कोई भी प्रोसीडिंग में जाने के पहले authorization लेटर होना चाहिए PCT 5 में.